Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SP Academy classes। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फिज़िकल इक्विलिब्रियम ख़त्म कर लिया था और केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टार्ट कर लिया था। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 2 को और वैसे इक्विलिब्रियम में लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में जब हम इससे पीछे वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हमने ग्राफ डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो वो किस तरीके से आता है वो हमने डिस्कस किया था। एक बार और उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, आपका जो कंटेनर है, जो वेसल है, वो क्लोज होना चाहिए। हमने इसमें रिएक्टेंट ए डाल दिया। ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आसान शब्दों में आप ऐसे मान लीजिए कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं ए के। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स क्या हैं ए के। और ऐसे ही बी है, बी के भी मॉलिक्यूल्स हैं। हमने इसमें बी भी मिक्स कर दिया और बी के भी मान लो 100, 150 जितने भी आपको मानने, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स आपके बी के भी हैं। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स से और 100 मॉलिक्यूल्स आपके क्या है, बी भी है। अब शुरू में क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है। ए भी अच्छे खासे अमाउंट में, बी भी अच्छे खासे अमाउंट में। वो रिएक्ट करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा और फिर वो प्रोडक्ट बनाएंगे, मान लीजिए सी और डी। ठीक है, तो ये हमारी कहलाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन। ये हमारी क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और आगे प्रोडक्ट जो है सी और डी वो फॉर्म कर रहे हैं। तो शुरू में जो इनका अमाउंट था ए और बी का वो अच्छा खासा था। तो जब वो रिएक्ट कर रहे थे, टकरा रहे थे आपस में, तो स्पीड बड़ी अच्छी थी और प्रोडक्ट हमारा फटाफट बन रहा था। तो मैंने कहा कि शुरू में रेट जो था वो अपने जो भी हो सकता है पीक लेवल पे वो था। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो धीरे धीरे ए और बी का अमाउंट जो है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ए एंड बी, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। भाई 100 मॉलिक्यूल थे ए के, 100 मॉलिक्यूल थे बी के, टकराए आपस में, सी डी बनाया, 95 हुए होंगे, फिर 90 हुए होंगे, फिर 85 हुए होंगे, फिर 80 होंगे। तो धीरे धीरे अमाउंट कम हो रहा है। अब ये ए और बी यहाँ से कंज्यूम हो रहे हैं और सी और डी बन रहे हैं, है ना। तो ए और बी का अमाउंट अगर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा तो उनके, अब देखो अगर अमाउंट कम है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो उनकी पॉसिबिलिटी है आपस में टकराने की, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, वो भी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, टाइम के साथ साथ कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो घटने लग जाता है, क्योंकि ए और बी का अमाउंट घट रहा है। ठीक है, अब ए और बी का अमाउंट अगर कम हो रहा है तो सी और डी बन भी तो रहे हैं, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हम, है ना। तो जो अमाउंट है सी और डी का वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सी और डी, क्योंकि देखो क्लोज कंटेनर है तो कहीं प्रोडक्ट जा तो सकते नहीं, एस्केप तो कर नहीं सकते, तो सी और डी भी आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके ए और बी बना रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, शुरू में सी और डी रिएक्ट नहीं कर रहे थे तो उनका रेट क्या था, 0। फिर जैसे जैसे इनका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा, इनका घटने लगा, ये बढ़ रहे हैं, तो सी और डी जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो सी और डी आपस में टकराने भी लग जाएंगे। और अगर वो आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद वो क्या बनाएंगे, ए और बी। तो शुरू में सी और डी थे नहीं, रेट 0 था। जैसे जैसे सी और डी बनने लगा, बढ़ रहा है उनका अमाउंट, फिर वो आपस में टकरा रहे हैं और टकरा के क्या कर रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं। तो ऐसे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट आपस में बढ़ते चले जाएंगे, जितना बढ़ेंगे उतना टकराएंगे, जितना टकराएंगे सी और डी बनाएंगे। तो ऐसे इसका ग्राफ आता है इंक्रीजिंग। अब ये क्या था हमारा, ये था फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या था हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या था हमारा बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, एक समय आएगा जब ये मीट कर जाएंगे। ठीक है, उस स्टेट को या उस पॉइंट को हम कहते हैं कि अब रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। तो मैंने ये ग्राफ दोबारा से क्यों रिवाइज कराया है, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है एट इक्विलिब्रियम,
तो जो हमारा रेट होता है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन या डायरेक्शन जो भी लिखना लिख लो, वो बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्या कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा बराबर हो जाता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत आसान है, चलिए देखिए। सबसे पहला पॉइंट है केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। हम ये कह देते हैं कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करती है तो उसकी कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कि कलर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, ये कांस्टेंट हो जाता है। बट उनकी कांस्टेंसी ये नहीं दर्शा रही कि रिएक्शन रुक गई। रिएक्शन हमेशा चलती रहती है, भले ही उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कांस्टेंट हो जाए। अब कैसे, ये मैंने आपको पीछे के वीडियो लेक्चर में भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि होता क्या है। बेसिकली ए और बी अगर जैसे रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, तो अगर रिएक्टेंट ए और बी अब कुछ इसके मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे सी और डी, तो फिर उतने ही इक्वल अमाउंट में सी और डी रिएक्ट करके क्या बना देंगे, ए और बी। तो ये इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब ये कतई नहीं होता कि रिएक्शन रुक गई। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अभी भी रिएक्शन चल रही है, बस उसकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कांस्टेंट हो गई हैं, बट रिएक्शन हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब क्या है, इन मोशन, हमेशा चलती रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है सिस्टम की वो कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पे एंड रिमेन्स अनचेंज्ड देयर आफ्टर। अब प्रॉपर्टीज़ का मतलब मैंने पीछे भी आपको समझाया था, क्या कि जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ से मतलब क्या है इनका, जैसे कलर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया। याद करिए पीछे के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बताया था। तो मैंने कहा था कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। H2 और I2 वाली रिएक्शन बताई थी, मैंने कहा था आयोडीन का कलर रहता है वॉयलेट, फिर आप जब H2 मिलाओगे HI बनेगा, धीरे धीरे इंटेंसिटी घटेगी, फिर एक समय के बाद जो है इंटेंसिटी कलर की रुक जाती है, एक शेड पे रुक जाएगी और कम ज़्यादा नहीं हो रही है, तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। बट उसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहे, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, ये तो ऑब्वियस सा पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम हम तभी अटेन कर सकते हैं जब हमारा सिस्टम क्लोज हो। अब मैंने कोई ओपन सिस्टम रख रखा है, ठीक, और अगर मैंने ओपन सिस्टम रख रखा है और ओपन सिस्टम में प्रोडक्ट अगर उड़ गए तो फिर वो आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट कैसे बनाएंगे, बैकवर्ड रिएक्शन कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। तो ये कॉमन सेंस है कि इक्विलिब्रियम कभी भी ऐसे सिस्टम में हम अटेन नहीं कर सकते जो ओपन हो, हमेशा उनको क्या होना चाहिए, क्लोज, वो बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर वो उड़ भी रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर वापस क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट, तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन होगा। फोर्थ पॉइंट है द इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता आपने एक रिएक्शन पढ़ ली तो अगर वो इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है आप हमेशा उसको उसी नज़रिए से देखो। क्या मतलब है, देखो H2 गैस है, हमने कहा हम इसको I2 गैस के साथ मिलाएंगे और ये बनाएगा 2HI, फिर उसके बाद थोड़े समय बाद HI बनता रहेगा, फिर धीरे धीरे HI भी डिकम्पोज करेगा और H2I2 बनाएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ये मैंने ऐसे पढ़ा। अब इसको कहा जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ H2I2 या फिर फॉर्मेशन ऑफ HI। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लो हमारे पास H2I2 नहीं है, हमने HI लिया है और HI जो है वो अब डिकम्पोज कर रहा है। जब वो डिकम्पोज कर रहा है तो वो वही बनाएगा जिससे वो बना है, H2 और I2 से। तो 2HI है लिया है, आप उसको कर रहे हो, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है, आप उसको डिकम्पोज कर रहे हो, H2I2 बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है।
फिर उसके बाद H2 और I2 भी आपस में क्या करेंगे, कंबाइन, और कंबाइन करके फिर क्या बनाने लगेंगे, HI। तो इसने भी इक्विलिब्रियम अटेन किया, इसने भी इक्विलिब्रियम अटेन किया, यहाँ HI बना रहे थे, यहाँ HI को तोड़ रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम आप किसी भी डायरेक्शन में अटेन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ऐसे चलोगे तो ही इक्विलिब्रियम अटेन होगा, आप ऐसे चलोगे तो भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है, अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर, डज नॉट अफेक्ट या डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। आप कैटलिस्ट अगर डाल रहे हो तो उससे इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, यानी कि आसान भाषा में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। उसे क्या पता कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। तो अगर आप कैटलिस्ट डाल रहे हो किसी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में, अगर वो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने की स्पीड बढ़ा रहा है तो प्रोडक्ट के डीकम्पोज होने की स्पीड भी बढ़ा देगा, तो वापस से वही बराबर उनके बीच में क्या मेंटेन रहेगा, इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये है कि जितनी स्पीड वो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने की बढ़ाता है, उतनी ही स्पीड वो प्रोडक्ट के रिएक्ट करने की भी बढ़ा देता है, ताकि वो रिएक्टेंट बना सके। तो सेम दोनों डायरेक्शन में उसने क्या किया, जो अपोजिंग हमारी डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही थी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों की स्पीड इकट्ठा एक साथ बढ़ा दी, तो हमें फिर वो ओवरऑल कोई चेंज, नेट कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन पे जाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये दिया किसने था। दो नॉर्वे के केमिस्ट थे जिन्होंने 1864 में इस लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया था, जिनके नाम क्या है, कैटो, मैक्सिमिलियन एंड पीटर। इन्होंने ना बहुत सारे इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को स्टडी किया और फिर उसके बाद इन्होंने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द स्पीशीज विच आर रिएक्टिंग। मतलब कि इन्होंने क्या चीज़ कहा, इन्होंने कहा कि जब भी कोई रिएक्शन की जो स्पीड होगी, रेट का मतलब क्या है यहाँ पर, स्पीड, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन की स्पीड होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि जो भी हमारी रिएक्शन का रेट है, जो स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और क्योंकि रिएक्टेंट कई सारे होंगे तो उनके प्रोडक्ट के बराबर रहेगी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है A और B और ये रिएक्ट करके दे रहा है प्रोडक्ट। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मतलब एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, जितने भी दे रहा है, इन्होंने कहा कि जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो ये रहेगा हमारा A और ये हमारा रहेगा B, क्योंकि इनके प्रोडक्ट के बराबर है, यानी कि इनके बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन, बट हम वो लिखते नहीं हैं क्योंकि हम दिमाग में रखते हैं कि आपस में ये क्या है, मल्टीप्लाई में। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट K आता है, तो वो हो जाएगा K इंटू में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब सवाल ये आता है, मैं बार बार एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन 1 लीटर। 1 लीटर के अंदर रिएक्टेंट के जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं वो उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहलाई जाएगी। और इसी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्टिव मास भी कह देते हैं कई बार। तो आपको पता होना चाहिए एक्टिव मास और कुछ नहीं है, मोलर कंसंट्रेशन को ही कहते हैं। और मोलर कंसंट्रेशन क्या है कि रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व है 1 लीटर के अंदर। आपको हमेशा इस चैप्टर में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम इस मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, आप कोई और दूसरा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को,
ठीक है। तो कोई और दूसरे तरीके का ब्रैकेट आप लोग ना लगाएं, इसी ब्रैकेट को हम लोग इक्विलिब्रियम के अंदर यूज़ करेंगे जब जब हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, जो मैंने रिएक्शन लिखी ना, इसमें एक ही रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट है, नो सॉरी, एक ही ए है, एक ही बी है, मतलब रिएक्टेंट जो मैंने लिए हैं ए और बी वो एक एक ही है। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? प्रैक्टिकली हमेशा आपको ऐसा ही मिलेगा कि जो भी दो चीज़ आपस में रिएक्ट कर रही हैं वो आपको वन वन यूनिटी वाली ही मिले, ऐसा तो नहीं है। सोशियोमेट्री तुम्हारी अलग अलग भी हो सकती है। तो जब अलग अलग होगा तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको यहाँ से हटा के आगे प्रोसीड करती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि मान लीजिए हमारी जो सोशियोमेट्री है वो यूनिटी ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सोशियोमेट्री या सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन है N2 + 3H2 गैस गैस, इक्विलिब्रियम का साइन 2NH3 गैस, ये है। नाइट्रोजन के आगे क्या है 1, तो इसकी सोशियोमेट्री 1 हो गई। इसके आगे क्या है 3, तो ये 3 हो गई। इसके आगे क्या है 2, तो ये 2 हो गया। तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में रिएक्ट कर रहे हैं या जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहे हैं उसको हम सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख लेना, इनको हम सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कह सकते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। तो आप इसको लिख लेना। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पीछे तो हमने ये देखा कि अगर एक ही ए है एक ही बी है ना। अब मान लो जैसे कि आपके पास ऐसे हो रही है रिएक्शन, कैसे 2A + 3B, और ये आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं प्रोडक्ट, जो भी बना रहे हैं प्रोडक्ट C और D, और ये वापस आ रहा है। अब ये जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो रेट है रिएक्शन का, है ना, अगर ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या रहेगा। मैंने क्या बताया था कि मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। तो यानी कि ए यहाँ पर अगर 2 बार है तो हम करेंगे ए की कंसंट्रेशन इनटू में ए की कंसंट्रेशन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं निकालना चाहूँ बी की टर्म्स में तो वो क्या निकलेगा, बी कितनी बार है 3 बार, तो हम लिखेंगे बी की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में बी की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या हो गया है, ये बेसिकली हो गया हमारा A², और ये क्या हो गया है, ये हो गया है बेसिकली B⁻³ तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड B की कंसंट्रेशन की पावर 3 या क्यूब उसका। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट K आ जाएगा। तो इन्होंने फिर अपने लॉ ऑफ मास एक्शन की जो स्टेटमेंट थी उसको मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम कोफिशिएंट को भी इंक्लूड करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, जो भी सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में चला जाता है। और पावर में एक्चुअली में क्यों जा रहा है, क्योंकि वही कॉन्सेंट्रेशन उतनी बार मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो बार बार मल्टीप्लाई करने के बजाय जितनी बार भी वो रिपीट हो रहा है हम वो उसकी पावर में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अगर आपके पेपर में आता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट लिखो तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, पीछे वाली नहीं लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह वैलिड है। वो सिर्फ वहाँ वैलिड है जहाँ पे सोशियोमेट्री 1 हो। तो अब देखो क्या है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट के, किसकी प्रोडक्ट के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इतना तो हमने पीछे पढ़ लिया था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब इन्होंने सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी इंक्लूड किया। इन्होंने कहा विद ईच कॉन्सेंट्रेशन, हर कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म है उसकी पावर में हम क्या चढ़ाएंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस रिएक्टेंट के टेक पार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। समझ में आया। अब इसको आप एक बार नोट कर लो, और मैं साथ में ना यहाँ पे जनरल रिएक्शन भी लिख देती हूँ कि जैसे मान लो ऐसे है AA + BB, और ये कुछ भी जो भी दे रहा है C दे रहा है प्लस D दे रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का अब साइन हटा रही हूँ और इक्वल टू यहाँ रेट कांस्टेंट K लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, K A की पावर A
और B की पावर B, और A और B क्या रहेंगे, A और B रहेंगे सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कह रही हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए, कंसीडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन कि A और B हैं, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये रिएक्ट करके बना रहे हैं C और D। हम इस इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को स्प्लिट कर रहे हैं दो अलग अलग पार्ट में। कैसे, देखो, A और B रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं, और C और D जो प्रोडक्ट है वो भी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, A और B रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को स्प्लिट करके अलग अलग भागों में बांट कर लिख लिया। अब अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाती हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के और उनके प्रोडक्ट के। क्योंकि यहाँ पे आगे सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 है तो पावर 1 1 ही जाएगी, उसको हम लिखते नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूँ तो रेट कांस्टेंट के आएगा, स्मॉल के लिख रही हूँ मैं अभी। और क्योंकि ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, A और B रिएक्ट करके C और D बना रहे, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो मैंने F लिख दिया जस्ट टू कि भाई वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि उधर से भी एक के आएगा ना, तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का के है। इनटू में A की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड B की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब आते हैं उधर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C की कॉन्सेंट्रेशन के एंड D की कॉन्सेंट्रेशन के, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा रेट कांस्टेंट के, स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है, इनटू में जो भी इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। और क्योंकि C और D A और B बना रहे हैं तो ये क्या थी, बैकवर्ड रिएक्शन, हम यहाँ पर लिख देंगे B। अब ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इनको अलग अलग स्प्लिट करके लिखा था, बट अगर आप असली में देखो तो ये और ये दोनों रिएक्शन जुड़कर कंबाइन रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं बात करूँ एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई थी कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो जो रेट होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो बराबर रहता है किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो किसके बराबर रहता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब ये रेट है फॉरवर्ड का और ये रेट है बैकवर्ड का, है ना, तो ये बराबर है इसके और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, आपस में सारे बराबर ही है। तो मैं इसको और इसको आपस में इक्वेट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा आपका KF इंटू में A की कॉन्सेंट्रेशन B की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू KB C की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में D की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मैं एक बार देख लूँ कि ये आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं जा रहा है ना, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो ये KB है इसे यहाँ ले आओ, ये सब ये आपस में मल्टीप्लाई में, ये आपस में मल्टीप्लाई में, KB को यहाँ ले आओ, वो मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो KF अपॉन क्या हो गया, KB, और ये वाली जो टर्म है मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये हो गया C की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में D की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय A की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में B की कॉन्सेंट्रेशन। अब जो हमारा ये है KF अपॉन KB, ये एक्चुअल में कांस्टेंट ही तो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो इसको कंबाइन कांस्टेंट जब हम बना देते हैं तो इसको हम कैपिटल K के बराबर रख देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए सब कुछ पढ़ रहे हैं तो इसके नीचे आप C लिख सकते हो। C ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि ये हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में निकाला है। आगे जाके जब हम KP पढ़ेंगे तो KP यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है वो प्रेशर के टर्म्स में निकाला है। ठीक है,
तो ये हो गया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ज़रूरी नहीं होता है हर बार रिएक्शन ऐसी ही हो, है ना, सोशियोमेट्री अलग अलग भी हो सकती है। तो अगर सोशियोमेट्री अलग अलग है तो बस कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला रहेगा सेम। क्या बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। यही तो किया है, देखो क्या है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, सी और डी क्या थे, प्रोडक्ट, ए और बी क्या थे, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बन गया। और जो भी इनकी सोशियोमेट्री है वो इनकी पावर में चढ़ा दिया करो, तो सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। अभी अभी हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और जो भी उनकी सोशियोमेट्री होती है वो हम क्या चढ़ा देते हैं, पावर में। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये रेशो है, रेशो रहेगा बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ मोलर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट जैसे सी और डी था, तो सी और डी की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और नीचे क्या रहेगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगी। हर एक की कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम उसकी पावर में क्या चढ़ा देंगे, उसकी जो भी सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो भी उसके मॉलिक्यूल हैं, इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मुझे इसका K निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो सबसे पहले राइट साइड को देखेंगे। राइट साइड में क्या होते हैं हमारे प्रोडक्ट, तो एक क्या है NO, NO की कॉन्सेंट्रेशन लिखी, इसके आगे सोशियोमेट्री, इसका नंबर क्या है 4 इसकी पावर में लिख दो। फिर क्या है वाटर, वाटर लिख दिया ब्रैकेट में, ब्रैकेट यही लगाना है, कोई दूसरा नहीं लगाना। इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 6 को इसकी पावर में लिख दो, डिवाइडेड बाय। अब आएंगे रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास अमोनिया, NH3 लिख दिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। इधर क्या है 4 इसकी पावर में लिख देंगे। फिर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिख दिया ब्रैकेट में, और इसके आगे क्या है 5 हम इसकी पावर में लिख देंगे। तो बहुत आसान है इसको निकालना। और इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं। आपको कुछ वैल्यू दे देंगे, कहेंगे के बताओ, के दे देंगे, कुछ की वैल्यू दे देंगे, एक मिसिंग दे देंगे, बोलेंगे ये निकालो। तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही जस्ट आपको करना है, और आप इस तरीके की न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, और आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे उसको कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।